हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि बिल्कुल शानदार होंगे और बिल्कुल मेहनत से अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते होंगे आप सभी लोग। तो बच्चों, हम लोग फर्स्ट क्लास में, हिस्ट्री के फर्स्ट क्लास में हमने बात किया था कि किस प्रकार से जो यूरोपीय शक्तियाँ थीं, उनमें फ्रांसीसी थे, डच थे और आपके पुर्तगाली थे, अंग्रेज़ थे, ये किस प्रकार से अपनी कंपनियों को भारत में जगह जगह पर लगा रहे थे। और कुछ ऐसे भी समुद्र तटीय, जो समुद्र से लगे हुए भाग थे, जैसे गोवा था, कर्नाटक और महाराष्ट्र, है ना, मछलीपट्टनम, आपका पटना, ये सब ऐसे राज्य रहे हैं जहाँ पर उनके आवागमन में आसानी होती थी। इसलिए उन्होंने उस स्थान को चुना जहाँ पे उन्होंने अपने एक गोदाम टाइप बनाया। और फिर उसके बाद उन्होंने, फ्रांस के लोगों ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, फिर डच लोगों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई, अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। इस प्रकार से हम लोग फर्स्ट क्लास में इन चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के जो सेकंड क्लास में, हिस्ट्री का सेकंड क्लास है बच्चों, ये हिस्ट्री का सेकंड क्लास है, ठीक है, क्लास 8 हिस्ट्री। आज हम इसमें बात करेंगे कि कैसे जो यूरोपीय कंपनियां थीं, वो मुनाफा कमाने के लिए, फ़ायदा कमाने के लिए, उन्होंने साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके के, कोई भी तरीक़ों को उन्होंने छोड़ा नहीं। तो उन्होंने सारे जो भी उनसे बन पड़ा, जो भी दिमाग लगाना था, जो भी षड्यंत्र, जो भी नीतियाँ थी, उन्होंने सारी नीतियों को, सारे षड्यंत्र को रचा। तो उसमें उन्होंने साम दाम दंड भेद, किसी भी चीज़ों को नहीं छोड़ा उन्होंने। यहाँ पर मुनाफा कमाने के लिए, यहाँ पे अपना आधिपत्य जमाने के लिए किसी भी प्रकार की कमियां नहीं छोड़ी। तो बच्चों, इसमें क्या है कि साम क्या होता है? वार्तालाप करना, कि वो किसी न किसी तरीके से हम जो भारत के राजा थे, जो सम्राट थे, उन्हें हम अपनी बातों से कैसे प्रभावित करें कि जिससे वो हमसे वो व्यापार करें, और व्यापार करें, करों में छूट दें, हमें कुछ ऐसी भूमि हमें दे दें कि जहाँ पर हम अपनी कंपनियों को स्थापित कर सकें। तो साम क्या था कि साम मतलब क्या होता है? साम मतलब वार्तालाप करना, साम मतलब वार्तालाप करना, उनको कन्विंस करना, किसी न किसी तरीके से उन्हें बहला कर, फुसला कर, उन्हें कन्विंस करके, उन्हें प्रभावित करके हम अपने काम को अंजाम दे सकें। दाम क्या था कि दाम मतलब क्या था कि उन्हें किसी न किसी तरीके से, कि हाँ, किसी न किसी तरीके से उनको रिश्वत के माध्यम से या किसी और चीज़ों के लालच के माध्यम से उन्हें हम प्रभावित करें। तो देखिए, हम दाम क्या था? रिश्वत। आप एक संक्षिप्त भाषा में कहेंगे रिश्वत, कि अगर वो वार्तालाप के द्वारा नहीं मानते हैं, अगर वो वार्तालाप के द्वारा नहीं समझते हैं, कन्विंस करने पर नहीं मानते हैं, तो हम उन्हें रिश्वत की लालच देंगे, रिश्वत का लालच देंगे। दंड था, दंड क्या था? कि उन्हें डराना, कि हम जो भारतीय राजा हैं उन्हें हम डरा कर, धमका कर किसी भी हालत में व्यापार करने के लिए हम मजबूर करेंगे। भेद क्या था? भेद क्या था? ये एक तरह से ब्लैकमेल करना था, एक तरह से ब्लैकमेल करना था। कि कैसे करते थे वो? कि किसी भी व्यक्ति के, किसी भी
किसी भी व्यक्ति के जो उनकी कुछ ऐसी गोपनीय चीजें होती हैं, व्यक्ति की गोपनीयता को जानकर क्या करते थे कि उनकी जो व्यक्ति की गोपनीयता को जानकर उन्हें ब्लैकमेल करना। अब शायद आप समझ गए होंगे बच्चों कि किस तरह से जो यूरोपीय शक्तियां थी अपनी कंपनियों को यहाँ बढ़ाने के लिए, अब अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए वो किसी भी चीज़ों को छोड़ा नहीं। उन्होंने साम दाम दंड भेद इन चारों चीज़ों को उन्होंने अपनाया और उनमें होड़ मची थी कि वो किसी भी प्रकार के, हमेशा लड़ाइयाँ होती रही पुर्तगालियों में, अंग्रेज़ों में, डचों में, फ्रांसीसियों में, हमेशा लड़ाइयाँ होती रही व्यापार को लेकर के, यहाँ पर आधिपत्य जमाने को लेकर के। उनका कहना था कि बस मुझे ही सामान को बेचो, मैं ही सामान खरीदूँगा, मेरे अलावा किसी और को सामान नहीं आप बेचेंगे। तो ये बातें आप शायद समझ गए होंगे कि साम दाम दंड भेद, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, जो विदेशी कंपनियां थीं, मैंने बताया कि जो बच्चों विदेशी कंपनियां थी वो लाभ के लिए इन सभी चीज़ों को उन्होंने क्या किया कि अपनाया। और इन्होंने जो यूरोपीय शक्तियां थी वो भारत में अपने राजदूत भेजें यूरोपियों, सॉरी इसको हम यहाँ थोड़ा सा मिटा के आए। यूरोपियों ने भारत में अपने राजदूत भेजें। राजदूत हम किसको कहेंगे कि आज हम उसको इन्फॉर्मर कहते हैं। उस टाइम में टेलीफोन नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता था वो राजदूत के माध्यम से होता था। ठीक है, तो राजदूत भेजे और उस राजदूत जो भारत राजदूत आया बच्चों, उस राजदूत ने क्या मांगा कि जो कर लगा हुआ था, जो टैक्स लगा हुआ था सामान के खरीद फरोख्त पर, उन्होंने उस पर छूट मांगी, उस सामान पर छूट मांगी। और छूट के अलावा भी उन्होंने कहा कि कुछ सामानों पर हमें टैक्स फ्री चाहिए सामान। तो यूरोपियों ने भारत में अपने राजदूत भेजे, और राजदूत भेजे किस लिए भेजा उन्होंने? व्यापार की इजाज़त के लिए। राजदूत भेजे किसके लिए? व्यापार के इजाज़त के लिए कि भैया वहाँ पे जाओ और वहाँ के जो शासक हैं, जो राजा है, जो सम्राट हैं, उनसे आप बात करिए कि हमें जो है कि जो सामान दे रहे हैं हम उनसे व्यापार करना चाहते हैं, और हमें उस व्यापार में जो सामान दे रहे हैं उस पर लगाए गए जो कर थे, जो टैक्स थे, उस पर कुछ छूट हमें दें। और छूट तो राजा ने दिया, लेकिन उन्होंने कुछ सामानों पर कहा कि हमें टैक्स फ्री चाहिए सामान, कर नहीं लगना चाहिए उस पर। उसके भी जो है कि मांग की उन्होंने। और अनुमति मिलने पर, व्यापार की अनुमति तो मिल गई, व्यापार की अनुमति मिलने पर
व्यापार की अनुमति मिलने पर उन्होंने क्या किया कि खुशामद करते थे। क्या करते थे कि वो खुशामद करते थे। जैसे हम लोग स्वागत करते हैं तो वो क्या करते थे, खुशामद करते थे। खुशामद करते थे कि धन्यवाद कि हमें आपने व्यापार की इजाज़त दी। खुशामद किया तो उसके बाद क्या होता था कि राजा था, जो शासक हुआ करते थे, राजा ने लिखित फरमान जारी किए। फरमान क्या होता था कि जाओ भैया, हमने इजाज़त दे दी, आप व्यापार कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। जो टैक्स की, जो कर की बात हुई है वो कर आपको देना पड़ेगा, और जिस पर कर नहीं लगाया गया है उस पर कर नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें देख करके राजा के मन में ये प्रश्न उठने लगा कि अगर इस तरह से भारत से व्यापार बढ़ेगा तो हमारे राज्य का खजाना जो है कि वो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। भाई, एक तो कर मिलेगा उन्हें, दूसरी चीज़ जो सामान बेचेंगे वो तो सामान वो बना नहीं रहे हैं, प्रकृति ने उपहार स्वरूप दिया है, उन चीज़ों को वो आपको मूल्य पर बेचेंगे। तो उनके मन में ये था कि राज्य का खजाना जो है वो बढ़ेगा, इससे हम लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। फिर क्या हुआ कि 1608 ईस्वी में 1608 ईस्वी में एक प्रथम अंग्रेज आया। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस करके था। कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस आया और 1608 में प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस आया और 1615 ईस्वी में एक और अंग्रेज आया जिसका नाम था सर टॉमस रो। जिसका क्या नाम था ईस्वी में? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो बच्चों, ये जहांगीर के दरबार में आता है। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। रो जहांगीर के दरबार में आया। जहांगीर के दरबार में आया तो वह जहांगीर की जो शानो शौकत थी, जो उनका साज सज्जा था, जो उनका सिंहासन था और उनकी जो जहाँ पर लोग अपने शिकायतें लेके आते थे, जहाँ पे उनके मंत्री बैठे हुए थे, ये सारी चीज़ों को देख करके जो सर टॉमस रो था बहुत प्रभावित हुआ, बहुत खुश हुआ उस शानो शौकत को देख करके। और उन्होंने उस सर टॉमस रो ने जहांगीर को एक अंग्रेजी दस्ताना दिया। दस्ताना जो हाथ में पहनते हैं, प्रसन्न होकर के, खुश होकर के उन्होंने क्या दिया? एक दस्ताना दिया। दरबार में आया
और उपहार में अंग्रेजी दस्ताना अंग्रेजी दस्ताना और इसके अलावा उन्होंने जो इंग्लैंड में वो लोग उपयोग करते थे आने जाने के लिए, जिसको कहा जाता था बग्घी, तो बग्घी को भी उपहार दिया। दस्ताना और बग्घी उपहार में अंग्रेजी दस्ताना और बग्घी दिए, जिससे क्या हुआ कि जहांगीर जो था वो बहुत प्रसन्न हुआ। अब भाई मैंने पहले बताया यहाँ पे कि पहले तो उन्होंने क्या किया कि वार्तालाप किया, उसके बाद क्या किया कि साम का प्रयोग किया पहले, उसके बाद दाम लगा रहा है कि उन्होंने उपहार में। अब भाई उपहार किसी को कोई क्यों देगा, हाँ, तो कुछ न कुछ उससे आशाएं होंगी, कुछ न कुछ उससे फ़ायदे होंगे, इसलिए तो वह उससे जुड़ा हुआ है। तो जब अंग्रेज ने उसे, जो सर टॉमस रो थे, उन्हें अंग्रेजी दस्ताना और बग्घी दिया, तो जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर के उन्होंने क्या किया कि कहा भैया आप व्यापार करिए, एकदम धुआंधार करिए। अब तो उन्हें तो ये था कि अंग्रेज जो था भाई वो ये सारी चीज़ें मुझे उपहार में भी दे रहा है और उनके द्वारा जो सामान खरीदेंगे उससे मुझे धन की प्राप्ति होगी, जो टैक्स लगेगा, कर जो मिलेगा उससे अलग धन की प्राप्ति होगी। इस तरह से हमारा जो सरकारी राजकीय जो राजकोष है वो खजाना बढ़ता जाएगा, दिन ब दिन इतना बढ़ेगा कि जो हमारी शान और शौकत है वो 2 गुना 3 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई तो ठीक, इसको हम हटा देते हैं। अब उसके बाद क्या किया कि जहांगीर को क्या पता था कि ये जो अंग्रेज हैं ये अपना काम निकालना चाह रहे हैं केवल, और दूसरी तरफ डरते भी थे जो अंग्रेजी शासक थे, जो जहांगीर था, जो हमारे यहाँ के सम्राट थे, शासक थे, वो डरते भी थे कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी तरह से लूटपाट करके चले जाएं। ठीक है, तो आगे देखिए, ये सारी चीज़ें हुई कि साम दाम 2 चीज़ें हुई। अब दंड वाली बात आती है कि दूसरी तरफ जो भारतीय शासक थे उन्हें ये भी डर सताया जा रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो यहाँ से सामान खरीद फरोख्त जो हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि उसको लूट लें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भाई वो धमकी भी देते थे। जो पुर्तगाली लोग थे, इंग्लैंड के लोग जो थे, वो धमकी भी देते थे। क्या धमकी देते थे कि अगर पुर्तगाली लोग कहते थे, क्योंकि भाई पुर्तगालियों के पास सबसे मजबूत नौसेना थी और उनसे लड़ने के लिए फ्रांस, डच और अंग्रेज ये लोग थे, तो जो सामान जाता था, पुर्तगाल जाता था, तो उससे जो अंग्रेज़ थे, फ्रांसीसी थे, डच थे, ये हमेशा उनसे कहते थे, भारतीय जो सम्राट, जो शासक थे, कि देखिए हम उस सामान को हमें कम दामों पर और टैक्स फ्री हमें सामान को देंगे तो हम आपके जहाज़ी बेड़ों की सुरक्षा की गारंटी देंगे, अन्यथा
बीच रास्ते में ही जहाज़ को लूटा या डुबोया जाएगा। अब ये डर तो पूरा बना हुआ था। क्या कर सकते थे उस समय? उन लोगों के पास इतनी ज़्यादा तकनीकी थी जिससे हमारे भारतीय शासक जो थे, भारतीय राजा जो थे, वो बिल्कुल अनभिज्ञ थे। उन चीज़ों के बारे में जानते ही नहीं थे कि घड़ी क्या होती है, छपाई क्या होता है, प्रिंटिंग प्रेस क्या होता है, बंदूक क्या होती है। अब सोचिए उस टाइम में उन लोगों के पास ये सारी तकनीकियाँ थीं, ये सारी चीज़ें उनके पास थीं, तो इन चीज़ों का डर उनको सता रहा था। लेकिन बच्चों हुआ क्या कि अंग्रेज़, फ्रांसीसी, डच, इनकी धमकी से भारत के जो लोग थे वो डरते थे। अब इन्हीं नीतियों का, जो मैंने बताया कि साम दाम दंड भेद, इन्हीं नीतियों को अपना करके, इनका फ़ायदा उठा करके उन्होंने क्या किया कि भारत में, देखो एक बार फिर से, साम दाम दंड भेद की नीतियों का फायदा उठाकर बच्चों अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच, क्या किया इन लोगों ने? फ़ायदा उठाकर, अब मिला करके आप बता दें आपको कि यूरोपी व्यापारियों ने भारत में इतना धन कमाया, व्यापारियों ने खूब धन कमाया और अब उस धन से उस धन के द्वारा लाभ कमाया और करों से, खूब धन कमाया और भारत में उन्होंने क्या, घर, बंदरगाह, किले, गोदाम और अपने किले बनवाए, तथा करों से भी मुक्ति ले ली। देखा आपने कि किस प्रकार से उन्होंने भारत पर अपना कब्जा बढ़ाना शुरू कर दिया, किस प्रकार से उन्होंने अपना कब्जा बढ़ाना शुरू कर दिया कि अभी वो व्यापार करते थे, व्यापार करते करते इतना मुनाफा कमा लिया उन्होंने। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक सामान को यहाँ अगर वो 10 रुपया में ख़रीदते थे तो उसका 60 गुना वो फ़ायदा कमाते थे, उसका 60 गुना फ़ायदा कमाते थे। और
पुर्तगालियों की ही देन है। तो हमें उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें, वो तकनीकियाँ आई जिससे हम बहुत ही अनभिज्ञ थे, जिनके बारे में हम जानते ही नहीं थे। तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें, पुर्तगाली जो थे, पुर्तगालियों ने क्या क्या चीज़ें हमें ले आए हमारे यहाँ भारत में। पुर्तगाली जो थे, पुर्तगालियों ने लाल मिर्च, काली मिर्च, तंबाकू तथा तंबाकू की खेती की। और इसके अलावा उन्होंने क्या क्या चीज़ें कि उन्हीं की देन है कि भारत में खेती की, और क्या, प्रिंटिंग प्रेस, जहाज निर्माण, घड़ी, बंदूक, ये सारी चीज़ें सब पुर्तगालियों की देन है। जो ये सब हमारे भारत में आई, ये सब पुर्तगालियों की देन है कि जो हमारे भारत में लाल मिर्च, काली मिर्च, तंबाकू की खेती, ये सब पुर्तगाली लोग भारत में भारतीयों से करवाया। और प्रिंटिंग प्रेस लगवाया। जब उन्होंने अपनी कंपनियां स्थापित की तो प्रिंटिंग प्रेस लगवाया, जहाज निर्माण, वहीं पे जहाज निर्माण कारखाने बनवाए, घड़ी बनाया, और अपने सुरक्षा के लिए बंदूकों का निर्माण करवाया। ये सारी चीज़ें आपको शायद समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों थोड़ा सा और बचा हुआ है। क्या हुआ है कि आप ये जान लीजिए कि जो पुर्तगाली लोग थे, वहाँ पे जितने भी देश हैं, जैसे कौन कौन से देश हो सकते हैं, जो यूरोप में कौन कौन से देश हो सकते हैं। आप कहेंगे सर कि ऑस्ट्रिया, अल्बानिया, जर्मनी, इटली, स्पेन, बुल्गारिया, यूक्रेन जो अभी युद्ध हो रहा था अमेरिका और यूक्रेन से, और क्या, आयरलैंड, बेलारूस, बहुत सारे हैं। आयरलैंड, बेलारूस, ऐसे बहुत सारे ये सब कंट्री हैं बच्चों, जिसे हम यूरोप की कंट्री, ये सब हैं, यूरोप महाद्वीप के देश हैं ये सब। ठीक है। अब इतनी चीज़ें आप समझ लीजिए कि जो हमारे भारत में कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, इस जनसंख्या के बराबर भी वो नहीं है। जो उनकी जनसंख्या है वो हमारे भारत के एक प्रदेश के बराबर भी नहीं है। ठीक है। तो अब
लेकिन उनके पास ये नॉलेज था कि तकनीकी चीज़ों का नॉलेज था कि जो उनकी जो जनसंख्या व संसाधन की तुलना में कम है, जो क्षेत्रफल है, और जिस समय यूरोपीय देशों में तकनीकी विकास जैसे घड़ी छपाई के लिए प्रेस, बंदूक आदि बनाए जा रहे थे, उस समय हमारे देश के शासक हमने बताया कि वो इन चीज़ों से अनभिज्ञ थे, इन चीज़ों से अनभिज्ञ थे। और दूसरी बात कि उन्होंने क्या किया कि भारत में भारतीयों व अन्य लोगों को ऋण देने के लिए बैंक भी खोलें, बैंक भी हाँ, बैंक भी खोले। भाई इतना मुनाफा उन्होंने कमा लिया था जी, इतना मुनाफा कमा लिया था कि अब उनके पास धन की तो कमी थी नहीं। तो सबसे पहले क्या उन्होंने बैंक कौन खोले थे? इटली वासियों ने ही बैंक को खोला था। आज देखो बच्चों कि आज यूरोप के समस्त देश जो हैं यूरोपियन यूनियन में संगठित हो गए हैं और आर्थिक रूप से भी शक्ति के रूप में उभर कर आए हुए हैं। आज जो है जो भी यहाँ पर देश हमने लिखे हैं, ऑस्ट्रिया, अल्बानिया, जर्मनी, इटली, स्पेन, बुल्गारिया, यूक्रेन, आयरलैंड, बेलारूस और भी देश हैं, ये सब अपने आप में हमसे कमा करके अपने आप में एक शक्तिशाली, एक विकासशील देश बन गए हैं, विकसित देश बन गए हैं। तो आज की क्लासेस बच्चों यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। ठीक है, थैंक यू।